हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो स्टार्ट करते हैं एक नई वीडियो के साथ जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी, टिप्स फॉर आईएलटीएस एसे राइटिंग, जो कि आईएलटीएस के रिलेटेड है। आईएलटीएस राइटिंग एक ऐसा मॉड्यूल है जो बहुत डिफ़िकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को, और नो डाउट डिफ़िकल्ट होता भी है बिकॉज एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसका प्रूफ होता है एग्जामिनर के पास आपने क्या गलतियाँ की। बिकॉज जब हम स्पीकिंग का टेस्ट देते हैं तो उसमें गलतियाँ जो है वो इग्नोर हो सकती हैं, बट राइटिंग में मिस्टेक्स इग्नोर नहीं होती। तो स्टार्ट करते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। आपको इसके बारे में बताने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। बिगिनिंग में द आईएलटीएस राइटिंग टेस्ट इज मेड अप ऑफ 2 टास्क। आईएलटीएस राइटिंग की 2 टास्क होती हैं। द राइटिंग टेस्ट टेक्स 60 मिनट्स, पूरा 1 घंटे का टास्क होता है। राइटिंग के लिए आपको 1 घंटा दिया जाता है, 1 आवर 60 मिनट्स। तो राइटिंग में 2 टास्क होती हैं, एक टास्क 1 और टास्क 2। टास्क 1 में होता है लेटर। अगर आप जनरल ट्रेनिंग का दे रहे हैं और अगर आप एकेडमिक के लिए दे रहे हैं, स्टडी वीज़ा पे जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको चार्ट आएगा। चार्ट हो सकता है ग्राफ, लाइन ग्राफ, उस पर भी मैं टास्क 1 पे भी वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी ये टास्क 2 ऐसे राइटिंग पे है। तो ऐसे पे आपको 40 मिनट 40 मिनट स्पेंड करने हैं और आपको यू नीड टू राइट 250 वर्ड्स। 250 वर्ड्स आपको लिखने हैं कम से कम। तो कॉमन टाइप ऑफ ऐसे होते हैं कुछ, जैसे कि ओपिनियन, डिस्कशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, डायरेक्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं, एंड कॉजेज एंड सोल्यूशन, रीज़न एंड सोल्यूशन। इनके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में, लेकिन अभी ये हम बेसिक डिस्कशन कर रहे हैं आईएलटीएस एसे के रिलेटेड। चलिए कुछ पॉइंटर्स मैं आपको बताती हूँ जिसका आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा सो दैट आप अच्छे स्कोर ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इनको इग्नोर करेंगे, अगर आप ये एरर्स करेंगे, तो आपका स्कोर अच्छा नहीं आ सकता। सबसे पहले आपको जब भी आईएलटीएस का टेस्ट मिलता है, राइटिंग एसे का टॉपिक मिलता है, तो फर्स्ट काम जो आपको करना है वो है रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे से पढ़ना है कि मुझसे पूछा क्या गया है, मुझे क्या लिखना है। सिर्फ एक बार पढ़ के आपको नहीं समझ आएगा, कई बार वो ट्रिकी भी हो सकता है, कंफ्यूजिंग भी हो सकता है, एंड क्वेश्चन लेंदी भी हो सकता है। तो आपको वो क्वेश्चन 3-4 बार पढ़ना है। उसको आप पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहले ये पार्ट को समझिए, फिर सेकेंड, फिर थर्ड। नेक्स्ट, आंसर ऑल द क्वेश्चंस। जब आपने अंडरलाइन किया होगा कि ये क्वेश्चन है, तो आपको आंसर करना भी इजी होगा। अंडरलाइन कीजिए कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करना है राइटिंग में। थर्ड इज ऑर्गेनाइज इनटू पैराग्राफ्स। कभी भी पूरा एक पैराग्राफ में ऐसे मत लिखिए, आइए कंफ्यूजिंग हो जाता है एग्जामिनर के लिए भी और देखने में भी अच्छा नहीं लगता। कोई भी आप रिटन डॉक्यूमेंट देते हैं तो फॉर्मेट होना चाहिए। जब आप स्कूल में भी ऐसे लिखते थे उसका भी फॉर्मेट होता था कि 2 पैराग्राफ्स होने चाहिए, 3 या 4। लेटर लिखते हैं उसका भी एक फॉर्मेट यूज़ करते हैं आप, कि पहले आप टू द प्रिंसिपल लेफ्ट में लिखेंगे, फिर उसमें पैराग्राफ आएगा, फिर थैंकिंग यू लास्ट में लिखेंगे। ऐसे ही इसको भी एक फॉर्मेट में लिखना है। तो लेकिन कितने पैराग्राफ्स बनाने हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो इसमें ऐसे में आप कितने पैराग्राफ्स बनाएंगे? 4। पहले इंट्रोड्यूस करेंगे टॉपिक को, आपको क्या समझ आया और आप क्या लिखने जा रहे हैं। बॉडी पैराग्राफ 2 में आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। बॉडी पैराग्राफ 3 में आप नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, और कंक्लूजन में आप सिर्फ ये लिखेंगे कि आपने अभी तक क्या लिखा है, क्या समझ आया, और उसका निचोड़, समरी, कंक्लूजन। हर पैराग्राफ लिखने के बाद आफ्टर एवरी पैराग्राफ एक आपको एक लाइन छोड़ देनी है, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्यूरेट ग्रामर। कभी भी आप राइटिंग करते हैं तो ये बहुत ही बेसिक एंड फंडामेंटल पार्ट होता है ग्रामर, क्योंकि अगर आप ग्रामर करेक्ट नहीं लिखेंगे तो जो मोटिव है, जो भी आप आंसर देना चाहते हैं, वो पढ़ने वाले को या चेक करने वाले को समझ में नहीं आएगा कि आप पास्ट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं या फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो आप जिस भी टेंस में लिखना चाहते हैं उसमें लिखिए, लेकिन
करेक्ट यूसेज होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप पास्ट की बात बता रहे हैं एग्जाम्पल में, लेकिन आप लिख प्रेजेंट में रहेंगे। इट विल मेक रॉन्ग इम्प्रेशन ऑन द एग्जामिनर। करेक्ट स्पेलिंग भी करेक्ट होने चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि एक ही स्पेलिंग के 2 स्पेलिंग के डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं। अगर आप ई मिस करते हैं, बेसिकली आपको EIOA इन अल्फ़ाबेट्स का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप एक भी मिस करेंगे तो उसका मीनिंग चेंज हो सकता है या फिर वो रॉन्ग हो जाएगा। फॉर्मल लैंग्वेज, बिकॉज ऐसे इज़ अ फॉर्मल लैंग्वेज एंड फॉर्मल एक डॉक्यूमेंट है, तो इसमें आपको फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करना है। फॉर्मल लैंग्वेज का मतलब क्या है? आपको स्लैंग्स, एब्रीविएशन, शॉर्ट फॉर्म्स या ऐसे वर्ड्स जो कैजुअली हम यूज़ करते हैं वो नहीं करने हैं। एक्सीलेंट ग्रामर, अगेन ग्रामर, बेसिक ग्रामर आप यूज़ करते हैं, लेकिन एक्सीलेंट ग्रामर मीन्स कंपाउंड सेंटेंसेस अगर आप यूज़ करते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस आप यूज़ करेंगे तो इस पे आप यू कैन अचीव हायर स्कोर्स। वोकैबुलरी एंड वर्ड चॉइस, आप एक ही वर्ड इम्पॉर्टेंट, फॉर एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट लिखना चाह रहे हैं, आप इम्पॉर्टेंट को बार बार लिख रहे हैं, तो इम्पॉर्टेंट को वर्ड को पर बार लिखेंगे तो रेपिटेशन होगा, तो उसको बार बार ना लिख के आप उसके सिनोनिम्स लिखिए, पर्यायवाची लिखिए, उसके सेम वर्ड्स जो मीनिंग सेम होता है और वर्ड डिफरेंट होता है। जैसे कि इम्पॉर्टेंट की जगह आप वाइटल लिख सकते हैं, असेंशियल लिख सकते हैं, प्रोमिनेंट लिख सकते हैं, क्रिटिकल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो आप यूज़ करते हैं। वर्ड चॉइस, आपको कुछ अच्छे वर्ड्स यूज़ कीजिए, बेसिक लैंग्वेज मत यूज़ कीजिए अगर आपको हायर स्कोर अचीव करना है। यूज़ एग्जाम्पल, जब भी आप किसी को कोई बात बताते हैं या फिर अपना पॉइंट रखते हैं, आप एग्जाम्पल भी बताते हैं कि ऐसा हुआ था। सिमिलरली इन ऐसे, वाइल राइटिंग इन ऐसे, आपको यही करना है कि जब भी आप मेन बॉडी पैराग्राफ 1 और 2 लिख रहे हैं तो ट्राई टू कोट एन एग्जाम्पल, कि अगर आप कुछ बता रहे हैं, अगर आप कहते हैं कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है बिकॉज फैक्ट्री बहुत ज़्यादा सेटअप हो रही हैं, कार्स बहुत ज़्यादा हैं, उसमें आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि इन 2010 इतना था लेकिन अभी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। दिस इज़ एन एग्जाम्पल। नेक्स्ट स्लाइड में फर्स्ट जो बॉक्स है, इट टेल्स मैनेज योर टाइम। 40 मिनट्स आपके पास है, 40 मिनट्स में आपको 250 वर्ड्स लिखने हैं, आपको क्वेश्चंस रीड भी करना है, ठीक है, आपको ऑर्गेनाइज भी करना है, तो आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। आपको चेक करना है कि आप कितना टाइम किस पे लगा रहे हैं। वैसे तो उसमें आपके सामने एक स्क्रीन होती है एग्जामिनेशन हॉल में जो आपको सेकंड्स का भी बताती रहती है, लेकिन जब भी आप किसी चीज़ को बहुत कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस के साथ करते हैं तो आप अपना जो इंटरप्शन है, डिविएशन है आपके अराउंड, आप उसको भूल जाते हो। बट ट्राई टू फोकस ऑन टाइम ऑल्सो। अगर आप मैनेज नहीं करेंगे, एग्जामिनर और वहाँ पे जो चेकर्स होंगे वो 1 सेकंड भी आपको एक्स्ट्रा नहीं देंगे। गुड हैंड राइटिंग, अब आप कहेंगे कि गुड हैंड राइटिंग का यहाँ क्या लेना देना। गुड हैंड राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर राइटिंग समथिंग, और जब भी आप किसी को कोई बात समझाना चाहते हैं बट दैट इज़ इन द रिटन डॉक्यूमेंट, तो सामने वाले को एटलीस्ट पढ़ने में दिक्कत ना हो, मुश्किल ना हो, डिफ़िकल्टी ना हो, और एक पॉजिटिव इम्प्रेशन भी जाता है ऑन द रीडर। जब भी हम अच्छा, एक खूबसूरत, एक ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो एटलीस्ट बहुत सुंदर नहीं है तो उसको लेजिबल कीजिए। लेजिबल का मतलब होता है पढ़ने लायक। रीड अ लॉट ऑफ इंग्लिश, जब आप बहुत ज़्यादा इंग्लिश पढ़ेंगे तो इट विल एनहांस योर वोकैबुलरी, इट विल एनरिच योर ग्रामर। स्पेलिंग्स मिस्टेक्स नहीं होंगे क्योंकि आप अपने यू विल सी विद योर आइज कि इसके स्पेलिंग्स ये हैं, एंड यू विल ट्राई टू रिटेन द इंफॉर्मेशन। कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन का मीनिंग है स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स। जैसे कि आप सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है। अगर आप किसी पर्सन का नेम यूज़ कर रहे हैं तो इट शुड बी कैपिटल। कंट्री नेम, सिटी नेम, एरिया नेम, रिवर्स नेम, 7 वंडर्स, आपको सबका जो फर्स्ट लेटर है दैट शुड बी कैपिटल। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट ताज महल, T ऑफ ताज एंड M ऑफ महल शुड बी कैपिटल।
proofread. Proofreading is very critical and the most important part of your essay. Proofread tells you कहाँ पे आपने एरर्स कमिट करे हैं, कहाँ पे आपने गलतियाँ करी हैं, सो दैट यू कैन मेक इट करेक्ट. आप प्रूफ रीड करते हैं बिकॉज जब हम कॉन्टीन्यूसली कुछ लिखते हैं तो मे बी वी कैन स्किप समथिंग, हमने स्पेलिंग गलत लिख दी या वी मिस द वर्ड. जब आप प्रूफ रीड करेंगे तो इट विल करेक्ट योर मिस्टेक और इसमें आपके चांसेस भी बढ़ जाते हैं टू गेट गुड बैंड स्कोर. रीड एज मच एज यू कैन. दिस इज सेम रीड अ लॉट ऑफ इंग्लिश, बट वो इंग्लिश है लेकिन दिस इज रिलेटेड टू एनीथिंग जो भी आप पढ़ सकते हैं रिलेटेड टू योर इंटरेस्ट, एक्सपीरियंस. इट कैन बी इन योर नेटिव लैंग्वेज एज वेल, हिंदी, whatever the language you speak, because इससे आपका horizons broaden होंगे, आपकी knowledge बढ़ेगा, आपका skill, experience about different thing. और ऐसा अगर कोई topic आ जाता है it will be very easy and piece of cake for you to write the task. Understand the task. This is the thing you need to do in the beginning. Grab knowledge. So you need to grab knowledge. If you will read so much, then you can grab knowledge. Now there are some things which we should avoid doing. तो उसके लिए हमारे पास कुछ don'ts भी हैं जो आपको नहीं करने हैं while writing an essay. First is repetition. Repetition is when you are repeating the same information. एक ही चीज़ आप बार बार लिख रहे हैं. Maybe it can be sentence, it can be example, it can be topic or words, vocabulary as well. Do not repeat the words or sentences. Second is punctuation error. Punctuation error is full stop, comma, inverted commas. It should not be there. Abbreviations means short forms. जैसे हम बोलने में बोलते हैं don't, can't, won't, तो आपको राइटिंग में ऐसा नहीं लिखना. इफ़ यू वॉन्ट टू राइट डोंट, आपको लिखना है यू डू नॉट, यू शुड नॉट. गवर्नमेंट का GOVT नहीं लिखना, आपको पूरा गवर्नमेंट लिखना है. नेक्स्ट इज गो ऑफ टॉपिक. जो आपसे पूछा गया है आपको वही लिखना है, किसी और टॉपिक के रिलेटेड ना लिख दें. उसके लिए आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा टास्क को और क्वेश्चन को रीड करना पड़ेगा पहले. स्पेलिंग एरर्स कैन बी वेरी क्रिटिकल एंड फेटल, क्योंकि अगर स्पेलिंग एरर होगा तो आपका सेंटेंस का जो मीनिंग आप बताना चाह रहे हैं वो नहीं बता पाएंगे. इनकरेक्ट ग्रामर, यू विल बी पेनलाइज्ड फॉर द सेम. आपके स्कोर उसमें बहुत ज़्यादा डिडक्ट हो जाएंगे. तो ग्रामर शुड बी करेक्ट एंड एक्यूरेट. वी हैव सम एग्जाम्पल्स. कुछ एसेज हैं, सैम्पल्स ऐसे जो आपको बता दूंगी कि एक कौन सा स्ट्रक्चर है इस ऐसे का, कौन सा टाइप है ये ऐसे. सबसे पहले ओपिनियन के रिलेटेड ऐसे हैं, जैसे कि सम पीपल बिलीव दैट वायलेंस ऑन टेलीविजन एंड इन कंप्यूटर गेम्स हैज़ अ डैमेजिंग इफेक्ट ऑन द सोसाइटी. कुछ लोग सोचते हैं जो टेलीविजन और कंप्यूटर गेम्स में वायलेंस दिखाते हैं वो बच्चों पे या सोसाइटी पे अच्छा इफेक्ट नहीं डाल रही. अदर्स डिनाई that these factors have any significant influence on people behaviors. What is your opinion? तो ये ओपिनियन ऐसे है जिसमें आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि आपकी सोच क्या है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू डिस्कस बोथ व्यूज. The number of people being sent to prison is increasing year by year. जो लोग जेल में भेजे जा रहे हैं उनका नंबर बहुत बढ़ रहा है हर साल. While some people believe prison is the best way to tackle crime, लेकिन दूसरे लोग सोचते हैं कि कम्युनिटी सर्विस इज सक्सेसफुल. डिस्कस बोथ व्यूज. तो इसमें आपको दोनों व्यूज पे लिखना है. बॉडी पैराग्राफ 1 पे आपको लिखना है कि प्रिजन में रहने का क्या फ़ायदा है, इन सेकेंड कम्युनिटी सर्विस ज़्यादा अच्छा है. नेक्स्ट इज डायरेक्ट क्वेश्चन. ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे विच यू नीड टू आंसर. हाउ इज सक्सेस मेजर. सक्सेस को कैसे मेजर किया जाता है. व्हाट मेक्स अ सक्सेसफुल पर्सन. डू यू थिंक वेल्थ इज द बेस्ट मेजर ऑफ सक्सेस. तो आपके लिए इसमें 3 क्वेश्चन हैं जो आपको एक्सप्लेन करने हैं अपनी राइटिंग में. ये बहुत ईजी होता है बिकॉज यू नो व्हाट यू नीड टू आंसर. One major problem faced by large city is traffic congestion. What do you think are the causes? What solutions can you suggest? So this is causes and solution. Reason लिखेंगे body paragraph 1 में कि traffic congestion का reason क्या है.
एंड क्या सोल्यूशन हो सकता है, दैट विल बी रिटन इन बॉडी पैराग्राफ 2. The only way to improve road safety is to give much stricter punishment on driving offences. To what extent do you agree or disagree? ये agree और disagree है. अगर आप agree कर रहे हैं तो entirely आप agree पे लिखिए. अगर आप disagree कर रहे हैं तो entirely आप body paragraph 1 and 2, जो body paragraph 2 and 3 है, वो आप disagree पे लिखेंगे कि आप agree नहीं करते कि अगर ड्राइविंग ऑफेंस पे बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जाए तो उससे रोड सेफ्टी हो जाएगी. आपको रीज़न भी देने होंगे, अपना पॉइंट भी रखना है, आपको एग्जाम्पल भी बतानी है. मोर एंड मोर स्टूडेंट्स आर चूजिंग टू स्टडी एट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी इन अ फॉरेन कंट्री. डू द बेनिफिट्स ऑफ स्टडिंग अब्रॉड आउटवे द ड्रॉबैक्स? तो ये एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पे है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आज फॉरेन में स्टडी करने जा रहे हैं, तो इसके बेनिफिट क्या हैं, ड्रॉबैक्स क्या हैं. ये भी एक बहुत इजी टॉपिक है जिसमें आपको पता होता है कि एक बॉडी पैराग्राफ में आपको बेनिफिट्स लिखने हैं और एक बॉडी पैराग्राफ में आपको ड्रॉबैक्स लिखने हैं, डिसएडवांटेजेस लिखनी है. तो आज के लिए यही था. अगर आपको आईएलटीएस ऐसे के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेरी हो, आई हैव इंस्टाग्राम आईडी एज वेल. वहाँ पे आप मुझे पिंग कर सकते हैं, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट एज वेल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सो मच.